दोस्त, मेरा नाम अंकित शाह है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेल का हिंदी होता है कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ना है, सेल का हिंदी होता है कोशिका, ठीक है। तो हम लोग कोशिका पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेंगे बायोलॉजी क्या होता है। आपसे ये भी तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो आपको पता होगा, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए मैं भी एक छोटा सा डिफिनेशन देता हूँ बायोलॉजी का। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organism is called बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस। तो आप लोग को ब्रांच में थोड़ा आप लोग सस्पेंशन में पड़ जाएंगे, ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहले एक साइंस ट्री बता देता हूँ। साइंस ट्री क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। चलिए एक छोटा सा ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बना के एक छोटा सा दे देता हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। मान लीजिए एक छोटा सा एक पेड़ हो गया, ठीक है। ये पेड़ हो गया और इसका मान लीजिए कि ये ब्रांच हो गया, ये कैसे हो गया और एक ऐसे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही ब्रांच से इतना बड़ा हो गया है। देखिए, मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। चलिए पेड़ का है, देखिए मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ठीक है। तो ये एक ही ब्रांच से नहीं ना खड़ा है। देखिए इधर से ये ब्रांच आया है, इधर ब्रांच आया है, मतलब बहुत सारा ब्रांच से एक पेड़, मतलब एक पौधा का एक फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसी तरफ से इसको मैं अब रख देता हूँ। उसी तरह एक पेड़ है, इसका मान लीजिए हम 3 ही ब्रांच अभी दिए हैं हम लोग को। मान लीजिए साइंस में 3 ही पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए ये हो गया। हम लोग अकॉर्डिंग टू साइंस ट्री वी स्टडी अबाउट 3 ब्रांचेस। मान लीजिए एक हो जाएगा फिजिक्स, इतना मैं आटे का नहीं यहीं लिख देता हूँ, फिजिक्स। और एक देते हैं केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। यही हमारा क्या है, ब्रांच है। मतलब यही क्या है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब साइंस का बायोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। द वर्ड इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स। मतलब ये बायोलॉजी है, ये मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए एक होता है बायो प्लस लॉजी। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मतलब होता है, मतलब उसके बारे में अध्ययन करना या नॉलेज गेन करना। मान लीजिए स्टडी ही लिख देते हैं, स्टडी या नॉलेज गेन करना। देखिए सिंपल सा, और इसे भी छोटा आप लोग बोलना चाहते तो यही बोल सकते हैं। मतलब बायोलॉजी में हम लोग बस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बस ये मान लीजिए बायोलॉजी 2 वर्ड से मतलब क्या है, मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ये हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हो जाएगा उसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब इसी का बायोलॉजी का भी 2 पार्ट है, ये भी यहीं पे बता देता हूँ। इसको यहाँ से एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो उतना मैं आप लोग को आगे नहीं बताऊंगा, आगे भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 11th 12th 10th में पढ़ना है, तो हम लोग अभी छोटा ही पढ़ना है। देख लीजिए, तो बायोलॉजी का सिंपल सा है, बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब मान लीजिए बायोलॉजी हो गया, तो इसमें भी तो बहुत सारा ब्रांच होगा, लेकिन हम लोग 2 ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो एक हो जाएगा बोटनी
और एक ए ब्रांच हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे जूलॉजी। ठीक है, ये बॉटनी हो गया। तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, मतलब हम लोग प्लांट। चलिए, तो बॉटनी में आप लोगों को डिफिनेशन दिया। जैसे मान लीजिए साइंस का 3 ब्रांच है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी तरह बायोलॉजी का भी 2 ब्रांच है, एक बॉटनी और जूलॉजिस्ट। ठीक है, जूलॉजिस्ट तो उसका मान लीजिए हो जाएगा। चलिए, अब बॉटनी का मैं आप लोग को डिफिनेशन दे दिया, और वैसे भी सेम इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक है, और इसका मैं डायरेक्ट यहीं पर बताता हूँ, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजिस्ट। तो सबसे पहले बायोलॉजी का फादर यहाँ पर लिख देते हैं, एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी इक्वल टू एरिस्टोटल। ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी थियोस्फ्रेटस। ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी इक्वल टू एरिस्टोटल, ये भी होते हैं। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को डिफिनेशन दे दिया हूँ। अगर इसको आप लोगों को डिफिनेशन चाहिए अच्छे तरीके से, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं, उस पर आप लोग एक बार मैसेज कीजिए। इसका मैं डिफिनेशन के सहित नोट्स PDF में मिल जाएगा। चलिए, तो एक बार और मैं इसका भी, इस दोनों का डिफिनेशन बोल देता हूँ। देखिए, डिफिनेशन इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझना सबसे बड़ी बात है। तो इसको मान लीजिए बॉटनी हो गया। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, इट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे ही जूलॉजी है, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, इट इज कॉल्ड जूलॉजी। चलिए, तो मैं डिफिनेशन तो मैं आप लोगों को बोल दिया। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगा तो चलिए भाई डिफिनेशन लिख ही देता हूँ, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बायोलॉजी हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर स्टडी अबाउट हटा देता हूँ। चलिए, यहीं पर तैयार हो गया। और यहाँ पर एक और है, साइंस हटा देता हूँ। चलिए, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए, जैसे बॉटनी हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या अभी पीछे पढ़े थे, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का बायोलॉजी ब्रांच है। ठीक उसी तरह बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बॉटनी क्या है, बायोलॉजी, बॉटनी क्या है, बायोलॉजी का ब्रांच है। ठीक है, या अब ऐसे ही एक बार और लिख देता हूँ, जूलॉजिस्ट का यहीं पे देता हूँ, जूलॉजी का। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, इट इज कॉल्ड, यहाँ बायोलॉजी नहीं होगा, जूलॉजी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो आपको डिफिनेशन मिल जाएगा PDF में। चलिए, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी का ज़्यादा कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा बताया। और हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे सेल। तो सबसे पहले मैं सेल का एक छोटा सा डिफिनेशन बता देता हूँ, तब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए, सेल इज द fundamental, structural and functional unit of life। ठीक है, cell is the fundamental, structural and functional unit of life। चलिए, यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल हमारे जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए, ये सेल का डिफिनेशन हो गया। और मैं सेल का अब ये भी बताऊंगा, फंडामेंटल क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताने से पहले बता देता हूँ। मान लीजिए एक ये सेल हो गया, ठीक है, ये बहुत सारा सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया। ये आपको नहीं समझ में आएगा तो इससे और अच्छा एग्जांपल एक और, एक मान लीजिए यही दीवार है, यही दीवार, ठीक है। तो दीवार है तो ऐसे तो दीवार खड़ा नहीं है, बहुत सारा ईंट मिलकर खड़ा है।
वैसे ही सेल भी बहुत सारा सेल से मिलकर एक बहुत बड़ा एक बॉडी हमारा तैयार है, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस जो मतलब स्पेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेस, जो इसमें स्पेस है। और देखिए मान लीजिए जो ईंटा है, मान लीजिए जो दीवार को जो ईंटा है तो वैसे ही तो नहीं खड़ा है, उसमें मसाला लगा है तब वो चिपका है, तब खड़ा है। वो भी मैं आप लोगों को बनाता हूँ। ये सेल हो गया, बहुत सारा सेल, ठीक है। तो जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जो इसको चिपका कर रखता है, ठीक है। जैसे दीवार को ये बहुत सारा ईंट मिलकर एक इसमें जो मसाला बनता है वो ईंट को चिपका कर रखता है, वैसे ही सेल को जो लिक्विड जो इसे चिपका कर रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अगर आपको ये भी डाउट होता होगा कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए हमको दीवार खड़ा करना है, देखिए तो ये मान लीजिए 4 ईंट हो गया, तो हम देखेंगे अरे यार इसमें भी स्पेस है, तो स्पेस को जो चिपका कर कौन रखता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग मसाला लगाते हैं, जैसे सीमेंट बालू लगता है, वो छोड़िए उतना गहराई में मत जाइए, वही इसमें मतलब जो मिस्त्री है उसमें लगा कर और तो इसको ईंटा कर रख कर और तब चिपकाता है। देखिए अब कितना अच्छा, एक भी स्पेस नहीं लग रहा है। वही होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो लिक्विड होता है, एक लिक्विड है। चलो बस इतना ही। अब फंडामेंटल जान लीजिए और स्ट्रक्चरल जान लीजिए और फंक्शनल जान लीजिए, तब सेल को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल यहाँ पर लिख ही देते हैं, डायरेक्ट टॉपिक ही है। फंडामेंटल देखिए, जैसे मान लीजिए स्केलेटन हो गया, स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिलकर क्या हमारा बॉडी तैयार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर SKELET स्केलेटन प्लस मसल्स इज इक्वल टू बॉडी। स्केलेटन और बॉडी से हमारा शरीर खड़ा है, उसी को क्या हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल। बस इतना ही, इसके बारे में इतना ही कोई बता दे तो अच्छा ही है। चलिए अब स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको समझा देते हैं, तब लिख कर बताएंगे आपको। स्ट्रक्चर देखिए, जैसे एक दीवार है, बहुत सारा ईंट से मिलकर एक दीवार खड़ा है, ठीक उसी तरह उसी प्रकार से हमारा शरीर भी बहुत सारा सेल से मिलकर खड़ा है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लीजिए दशहरा पूजा आ रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थोड़ा आप लोग इसको इंटरेस्ट मत समझिएगा, मजाक वाला नहीं है। देखिए मान लीजिए हम लोग जब मूर्ति बनाते हैं तो सबसे पहले एक स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। और इस पर ये ऐसे हो गया, ये स्टैंड हो गया, ठीक है। और इस पर हम लोग क्या करना है, दुर्गा माँ जो है उनको खड़ा करना है, ठीक है। मान लीजिए उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, वैसे भी बस समझाने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, ये स्टैंड है, ये और यहाँ पर एक बाघ रहता है, ये बाघ है, उसका 4 पैर है, उसका पूंछ है, और यहाँ पर दुर्गा माता है और उनका हाथ है, ठीक है। और ये एक त्रिशूल ली रहती हैं, ठीक है, एक त्रिशूल ली है, चलिए ठीक है। और ये मुकुट, बस इतना ही समझने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए बनाने में एक स्टैंड हम लोग तैयार किए, उसके बाद से जो पुआल होता है, पुआला, उसको हम लोग बहुत सारा लगा कर बांधते हैं उसको, तब उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी का परत, तब उसको हम लोग रंगते हैं। तो बाबू क्या हालत कर रहे हो, इधर आओ, ठीक है। हम लोग उसको रंगते हैं और तब उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, तो हम लोग दुर्गा पूजा में इनको रखते हैं। यही हम स्ट्रक्चर होता है। बस अब क्या लिखेंगे, चलिए समझ में आ गया, ठीक। देखिए मतलब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कैजुअल है, और जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का स्ट्रक्चर थोड़ा कैजुअल है, ठीक उसी प्रकार। मान लीजिए एक हम लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बहुत सारा कमरा है, रूम है, बहुत सारा रूम मिला है, तभी ना मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वही। चलिए, और फंक्शनल मतलब जो मतलब क्रियात्मक चाहे कार्यरत है, जो जैसे मान लीजिए फंक्शन मतलब क्या, हमारे शरीर में बहुत सारा हमारा शरीर ऐसे थोड़ी ना चल रहा है। सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम,
रिप्रोडक्शन सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सब क्या जो हम लोग के शरीर में पूरा कार्यरत है, मतलब क्रियात्मक जो चल रहा है, तभी हम लोग का बॉडी एक हम लोग बॉडी खड़ा है। चलिए वही समझिए, लिख ही देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन सिस्टम, और होता है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी ले लीजिए। रिप्रोडक्शन सिस्टम और भी बहुत सारा। तब क्या हमारा मतलब जो हमारे शरीर में बहुत सारा फंक्शन चल रहा है, तो हम लोग एक अस्थायी से कोई भी काम कर पा रहे हैं, चाहे खड़े हैं, यही होता है। चलिए, तो मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसे पचाता कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम लोग सांस लेते हैं, उसे क्या है? रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो आगे मिलेगा। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हो जाएगा प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक में हो जाएगा ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही जो मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, तो उसे पचाता कौन है यार? ये भी तो आ सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हो गया रिप्रोडक्शन। छोड़िए, उतना आगे नहीं चलेंगे। चलिए, अब इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को सेल का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब कोशिका का जनक कौन है, ये जानिए। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब हो गया, मतलब सेल का नाम किसने दिया, सेल को खोजा किसने, और ये भी कह सकते हैं सेल का जनक किसे कहते हैं। अभी तो मान लीजिए, यार मार्कर में इंक नहीं है क्या? डिस्कवरी ऑफ सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। इन 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक, वो भी डेड सेल का, डेड सेल को क्या मतलब ऑब्जर्व करके देखे थे, किसके थ्रू, किसके हेल्प से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मतलब रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल का खोज किए थे, ठीक है, किसके हेल्प से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। तो 1665 में तो उतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था जैसे इस वक्त है। हम लोग ये बड़ा बहुत सेटेलाइट और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और पहले उतना नहीं था, इसलिए प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। पुराना कहो या ओल्ड कहो, ठीक है। पुराना मतलब पहले का माइक्रोस्कोप उतना डेवलपमेंट नहीं था पहले। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से डेट से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब पुराना मैग्नीफाई, ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल मैग्नीफाई डिवाइस, ठीक है। और ये मान लीजिए ये पेड़ हो गया, तो जो इसका कॉर्क मतलब होता है छाल, इसका एनादर नेम है बार्क। इसी को रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मतलब किसी के सहायता से इसको एक जगह इकट्ठा किया, बहुत सारा पेड़ को छाल को उतारा और एक जगह इकट्ठा किया, और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू उसे देखने का प्रयास किया। आखिर ये तभी ना सेल का नाम दिया। तो देखा तो कुछ ऐसे उसको देखा, तो इस सोचा अरे भाई ये सब क्या है। मतलब उसी को जैसे मान लीजिए मधुमक्खी की छत्ता देखे हैं आप लोग, ऐसे होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस यही उन्हें देखा। इसी मतलब देखिए एक बार और डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत्यु कोशिका यानी डेड सेल की खोज किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के हेल्प से। और वो कैसा नज़ारा आ रहा था, ऐसे हॉलो स्पेस, जैसे मान लीजिए डब्बा साइज में, ठीक है। इतना ही डिस्कवरी ऑफ सेल, और आगे तो बहुत कहानी बहुत लंबा है। चलिए, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। और फिर 9 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, तो कहा इस सेल होता क्या, थोड़ा इसके बारे में हम भी थोड़ा जान लें। उसका नाम था, इसको थोड़ा यहाँ से कर देते हैं। चलिए, एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या था, एवी लुएन। 1665 में 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 1665 में
हुक एबी ल्यूवेनहॉक। ये जिसको तो एबी ल्यूवेनहॉक मतलब एबी का मतलब होता है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया, लिविंग सेल। लिविंग सेल, ठीक है। और किसके हेल्प से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो ये भी और बगनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसमें किसमें मतलब इन्होंने डेड सेल लिविंग सेल का मतलब खोज किया था? पूर्ण वाटर। ये भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो मान लीजिए सेल हो गया, इसके बीच में देख रहे हैं रॉबर्ट हुक ने तो बस सेल का एक नाम ही दे दिया था, बस उतना ही वो काम किया था, ज़्यादा कुछ खास वो काम नहीं किया था। और एबी ल्यूवेनहॉक जो 9 साल बाद देख रहे हैं सेल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहे हैं तो अरे भाई इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारा मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है। तो उन्होंने इस पर बहुत चर्चा किया। बस इतना ही एबी ल्यूवेनहॉक जो 1674 में लिविंग सेल का खोज किए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से। और किसमें कहते हैं? पूर्ण वाटर में। चलिए एक बार ये आप लोग देख लीजिए और हम लोग डायरेक्ट अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी। हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लिया, अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब सेल थ्योरी 2 आदमी ने दिया था। एक का नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन जो कहाँ का था, जो कब मतलब सेल थ्योरी दिया था? 1838 में। और कहाँ का वो रहने वाला था? जर्मन। सचिन, ठीक है, पहला साइंटिस्ट। और दूसरा साइंटिस्ट था स्लाइडेन, एगो स्वान था, SHW स्वान। वो कहाँ, वो कब किया था? 1839 में। वो कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश था। सेल थ्योरी मतलब एक स्लाइडेन था, एक साइंटिस्ट था जो 1838 में मतलब सेल थ्योरी मतलब मान लीजिए उसको मतलब सिद्धांत बनाया है, जो ये जर्मन से बिलोंग करता था और ये बोटनिस्ट का पढ़ाई पढ़ा था, बोटनिस्ट था। और ये जो स्वान है ना, ये 1800 अच्छा से लिख दे रहे हैं, 1839 में ये भी एक सेल का सिद्धांत बनाया। जो ब्रिटिश का रहने वाला था, ये जूलॉजिस्ट का पढ़ाई किया था, जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ये स्लाइडेन हो गया और ये स्वान हो गया, ठीक है। तो जो ये है स्लाइडेन, वो 1838 में पादप का सिद्धांत बनाया था। बस इतना ही जानिए ना। वो मतलब वो प्लांट बोटनिस्ट का पढ़ाई किया था, जो जर्मन का रहने वाला था, जो प्लांट के बारे में उसको प्लांट के बारे में सिद्धांत दिया था। चलिए, और ये जो स्वान है ये 1839 में, ठीक है, ये मतलब एनिमल का सिद्धांत दिया था। बस इतना ही। अब इसको जो एक और साइंटिस्ट आया 1858 में, उसका नाम था रुडोल्फ वर्चू। वो मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो मतलब मान लीजिए सेल है ना, इन्होंने जो सेल सिद्धांत बनाया था उसके थोड़ा मतलब फॉर्मुलेटेड किया, मतलब उसको थोड़ा और स्टैंडर्ड किया, ठीक है। और ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक वर्ड बोले थे, 2 वर्ड, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा लाइन बोले थे, ऑल organisms are composed
ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। है भैया, तो वहाँ पूरा लगाओ ना, बीत जाएगा, ये मोबाइल खराब हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट बहुत चुत है पूरा मार कर देगा। स्टार्ट बाबू। चलिए, ये होता है एक, ये ना इन्होंने मतलब बोला था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, ई सेलुलर, ये इसका मतलब यही होता है न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या, ओमनी सेलुलर का मतलब क्या होता है, न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्री मतलब क्या होता है, पुराना सेल। मतलब पुराना सेल से जो न्यू सेल एराइज होता है या फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। ये मान लीजिए स्पर्म और ये हो गया ओवम। ये हो गया फीमेल गेमेट्स, ये हो गया मेल गेमेट्स। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो एक न्यू सेल का मतलब निर्माण होता है। मतलब मान लीजिए एक निर्माण होता है, उसी से मतलब, अब ज़्यादा मतलब मैं रिप्रोडक्शन में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा बता रहा हूँ। बेबी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए अब इसका साइज कैसे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 सेल जब आपस में मिला तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 हो गया तो 4 सेल जब आपस में मिलेगा तो 16 होगा, और फिर 16 तो 16 का 64, फिर हो जाएगा 128, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, तो मैं सेल थ्योरी बता दिया और सेल का इंट्रोडक्शन दे दिया, डिस्कवरी ऑफ सेल बता दिया। तो ये हमारा था पार्ट 1, और मैं पार्ट 2 में सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्त, इतना ही आज के लिए। देखिए, मैं इंड होने से पहले, मान लीजिए इंड ही हो गया है, और पार्ट 2 अब मैं आप लोग दूंगा। इंड होने से पहले बोल देता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट है तो आप लोग के ऊपर है। अगर वीडियो पसंद पड़े तो मतलब आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जो भी आप लोग को अच्छा लगा कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग भी किसी से पढ़ के ही पढ़ाते हैं, हम लोग कोई बड़का विद्वान नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद साथियों। बंद करो बाबू।